जो विशेषताएं डीसी मोटर की होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स, वही उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सी टाइप्स की मोटर किस काम के लिए हमें इस्तेमाल करनी है। अब डीसी मोटर की विशेषताएं ज्ञात करने के लिए मुख्य तौर पर हमारे पास दो फार्मूले हैं। वो फार्मूले हमें बिल्कुल ध्यान में रखने हैं और जो फार्मूले हैं उनसे ही आपके ये सारे काम ड्रा हो जाएंगे। अगर वो दो फार्मूले की बात करें, पहला फार्मूला है टॉर्क से रिलेटेड, टॉर्क टी, और दूसरा फार्मूला है स्पीड एनजे रिलेटेड। किसी भी डीसी मोटर का जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स और आर्मेचर करंट। किसी भी डीसी मोटर का जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स और आर्मेचर करंट। दूसरी बात, जो डीसी मोटर की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बैक ईएमएफ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फ्लक्स के। ये दो फार्मूले हैं। इन दो फार्मूलों को जब हम समझेंगे तो आप किसी भी मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स जो कर रहे हो वो आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। दोनों फार्मूले तो क्लियर है। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी पहले होगी डीसी शंट मोटर और ये दूसरी है डीसी सीरीज मोटर। पहले हम करेंगे डीसी शंट मोटर की। पिछले टॉपिक में डीसी शंट मोटर के बारे में बताया था कि डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग थी वो आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में लगाई गई थी और उसकी एक खास बात ये बताई गई थी कि जब शंट वाइंडिंग पैरेलल में होगी तो एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा। और एक चीज और, कोई भी डीसी मोटर है, चाहे वो डीसी शंट मोटर है चाहे वो डीसी सीरीज मोटर है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमेशा कम हुआ करता है, मोटर कोई चीज नहीं है। तो सबसे पहले डीसी शंट मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तीन है। टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशन, जिसको हम टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। दूसरा, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशन, जिसको स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। और तीसरा, स्पीड और टॉर्क के बीच का रिलेशन, जिसको स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। ठीक है, पहली कौन सी होगी इसके अकॉर्डिंग? टॉर्क और आर्मेचर करंट, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। दूसरी कौन सी होगी? स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। और तीसरी कौन सी होगी? स्पीड वर्सेस टॉर्क। इन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? पहली जैसे टॉर्क और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका मतलब क्या है कि टॉर्क और आर्मेचर करंट का आपस में रिलेशन क्या है। अगर इनमें से कोई एक चीज कम या ज्यादा होगी तो दूसरी के ऊपर उसका असर क्या होगा? आर्मेचर करंट ज्यादा होगा तो टॉर्क के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसका? आर्मेचर करंट कम होगा तो टॉर्क के ऊपर क्या असर होगा? इसी तरीके से स्पीड आर्मेचर करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी ये दर्शाएगी स्पीड और आर्मेचर करंट के आपस में क्या रिलेशन है। आर्मेचर करंट कम होगा तो स्पीड का क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्मेचर करंट कम होगा तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम या ज्यादा का प्रभाव स्पीड के ऊपर क्या रहेगा। इसी प्रकार से स्पीड और टॉर्क, कि स्पीड और टॉर्क का आपस में रिलेशन क्या है, एक दूसरे का एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। ठीक, टॉर्क मैंने आपको बताया था, टॉर्क क्या होगा, इसमें आपको स्पीड भी पता है, घूमने की गति, फ्लक्स भी पता है, आर्मेचर करंट भी पता है, बैक ईएमएफ भी पता है। टॉर्क क्या बताया था आपने कि एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है जो मोटर की शाफ्ट को अपने ही एक्सिस पर घुमाता है, वो टॉर्क होता है। ठीक है, अब
डीसी शंट मोटर की ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ ग्राफ के द्वारा समझेंगे और इनको समझने के लिए ये 2 फार्मूले काम आएंगे। सबसे पहला है टॉर्क और आर्मेचर करंट। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए हम इस फार्मूले पे जाएंगे। टॉर्क और आर्मेचर करंट में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों के, फ्लक्स के और आर्मेचर करंट के। तो इसको समझने के मैंने पहले बताया कि जो डीसी शंट मोटर है उसकी जो वोल्टेज है और फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। तो ये क्या बन जाएगा डीसी शंट मोटर के केस में? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि फ्लक्स तो हमारा स्थिर रहेगा, फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वाइंडिंग शंट में, शंट मोटर का फ्लक्स स्थिर रहा करता है, तो डायरेक्टली आर्मेचर करंट के ऊपर निर्भर करेगा। ग्राफ में देखेंगे ये आर्मेचर करंट और ये टॉर्क। आर्मेचर करंट जैसे जैसे बढ़ेगा टॉर्क भी वैसे ही बढ़ेगा। मशीन पे जब डीसी शंट मोटर है हमारी, जब लोड बढ़ता है, लोड बढ़ने के साथ साथ आर्मेचर करंट बढ़ेगा। फ्लक्स तो कांस्टेंट है, फ्लक्स को तो हम इग्नोर करेंगे, फार्मूला रहेगा टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा आर्मेचर करंट हमारा इंक्रीज होगा और एज पर रिलेशन, वो जो रिलेशन है फार्मूले में उसके हिसाब से आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। और इस प्रकार टॉर्क और आर्मेचर करंट का जो रिलेशन होगा वो एक लीनियर लाइन आएगी। इसलिए ये हमारे टॉर्क और आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका ग्राफ है। आर्मेचर करंट जैसे जैसे बढ़ेगा टॉर्क भी वैसे वैसे बढ़ता हुआ चला जाएगा और एक लीनियर लाइन हमें मिलेगी, ये रिलेशनशिप है, ये ग्राफ। ठीक है, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। अब स्पीड और आर्मेचर करंट में क्या रिलेशन है? अब इस फार्मूले पर आएंगे हम। अब इस फार्मूले के हिसाब से स्पीड ईबी को हम कैसे लिख सकते हैं? मैंने बताया था बैक ईएमएफ को V माइनस आई आर ए लिख सकते हैं। बैक ईएमएफ जब डिवाइडिंग, ठीक है। फ्लक्स पहले बता चुके हैं, शंट मोटर का क्या है? कांस्टेंट है, ये चीज चेंज हो गई, ये कांस्टेंट है, ये चीज बदलेगी। मोस्टली क्या होता है कि डीसी शंट मोटर का जो फ्लक्स स्थिर है तो इसकी स्पीड भी कांस्टेंट हुआ करती है। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, सीधे कहने में ये आसान रहेगा कि डीसी शंट मोटर जो उसकी स्पीड पूरे लोड के दौरान एक जैसी रहा करती है। जैसे आपने स्टार्ट कर दी, लोड डालते रहोगे तो उसकी शुरू से लेकर आखिरी तक स्पीड एक जैसी रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली बिल्कुल 100% ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होगा, जब फुल लोड मोटर चलती है ना तो थोड़ा सा आई आर ए की वैल्यू बढ़ती है और उसकी वजह से आई आर ए की वैल्यू जब होगी तो बैक ईएमएफ की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी और जब कम होगी ये जो आर्मेचर करंट और ये जो स्पीड है, स्पीड हल्की सी डाउन आएगी। अगर तो जैसे मैंने पहले बताई बुक की बात की कांस्टेंट हुआ करती है, वो ये लाइन है कि बिल्कुल स्थिर रहेगी, लेकिन वास्तविक में प्रैक्टिकली क्या होता है, फुल लोड के बाद या फुल लोड पर जाकर हल्की सी स्पीड में थोड़ी सी कमी आती है, तो ये लाइन यहाँ पर बन जाती है। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। पहले जो टॉर्क और आर्मेचर करंट का रिलेशन था वो इस फार्मूले से, स्पीड और आर्मेचर का करंट इस फार्मूले से, और बची है स्पीड और टॉर्क की बात। स्पीड और टॉर्क, स्पीड और टॉर्क का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो स्पीड और आर्मेचर करंट का है वो रहे। क्यों? क्योंकि स्पीड और आर्मेचर करंट का जो रिलेशन है, यहाँ पर देखो आर्मेचर करंट और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। टॉर्क और आर्मेचर एक जैसे हैं डायरेक्ट, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। स्पीड स्पीड है तो जो इसका ग्राफ रहेगा वही इसका रहेगा। क्यों? क्योंकि आर्मेचर करंट और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो स्पीड आर्मेचर टॉर्क का जो ग्राफ
सेम स्पीड और टॉर्क का ही रहेगा। चलिए, ये थे डीसी शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक। अब इन्हीं दोनों फार्मूले से यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम डीसी सीरीज मोटर की चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टॉर्क आर्मेचर करंट फार्मूला वही रहेगा, लेकिन एक चीज आपको बता देता हूँ, डीसी सीरीज मोटर जब हमने की थी, डीसी सीरीज मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज में थी। ठीक है, कि जो करंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग से गुजरता है वही आर्मेचर से गुजरेगा। फ्लक्स और आर्मेचर करंट सीरीज मोटर के केस में जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर्मेचर करंट के स्क्वायर के, क्योंकि फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों में से सेम करंट गुजरना, फील्ड वाइंडिंग से भी और आर्मेचर से, तो करंट हमारा स्क्वायर हो जाएगा आर्मेचर करंट। सीरीज मोटर के केस में ये फार्मूला हमारा इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हल्का सा स्टार्टिंग करंट भी कितना टॉर्क जनरेट कर देगा, बहुत ज्यादा टॉर्क जनरेट करेगा। मान लीजिए आर्मेचर करंट की वैल्यू 2 है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, कितना होगा, डबल हुआ या नहीं? थोड़ा और आर्मेचर करंट बढ़ा के देखते हैं, ये कितना हो गया, 3 गुना हो गया। आर्मेचर करंट मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा उसके स्क्वायर के उसमें टॉर्क बढ़ेगा, बहुत हल्का सा आर्मेचर करंट भी हैवी टॉर्क जनरेट करेगा। क्लियर? तो सीरीज मोटर की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आर्मेचर करंट, हल्का सा आर्मेचर करंट भी टॉर्क बहुत ज्यादा जनरेट करता है, क्योंकि टॉर्क जो है वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण डीसी मोटर को कभी भी हम बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते। डीसी सीरीज मोटर एक ऐसी मोटर है, बिना लोड के हम उसको कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे। गलती से आप लोग भी मत करना, कुछ वर्कशॉप में करो, हमेशा उसके ऊपर लोड लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इतनी अधिक स्पीड में, डेंजरसली हाई स्पीड में वो रोटेट करेगी कि वो खुद भी डैमेज हो सकती है और ऑपरेटर को भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट ज्यादा होता है, और अगर आर्मेचर करंट ज्यादा है तो टॉर्क देखो कितना ज्यादा हो जाएगा। तो इतनी डेंजरस स्पीड से रोटेट करना शुरू कर देगी कि मशीन खुद भी डैमेज हो सकती है और ऑपरेटर को भी कोई नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के आपने स्टार्ट नहीं करना है, हमेशा लोड लगा के ही उसको स्टार्ट करना है। इसीलिए डीसी सीरीज मोटर का हमेशा उपयोग वहाँ होता है जहाँ पर हमेशा लोड लगा रहे, जैसे क्रेन में, ट्रेन में, लिफ्ट वगैरह में, वहाँ हमेशा लोड रहेगा और उसको स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मली चल पड़ेगी। अगर बिना लोड के स्टार्ट कर देंगे तो नुकसान है सभी के, मशीन के लिए भी, ऑपरेटर के लिए। ये खासतौर पर याद रखने वाली बात है। ये पूछा जाता है कि डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के क्यों स्टार्ट नहीं करना है, वही इसका कारण है, क्योंकि यही इसका जवाब होगा। डीसी सीरीज मोटर की जो टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमेशा डीसी सीरीज मोटर का जो टॉर्क है वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हल्का सा आर्मेचर करंट भी हैवी टॉर्क जनरेट करता है। ठीक है, दूसरी कहते हैं स्पीड और आर्मेचर करंट। स्पीड और आर्मेचर करंट, इसको वैसे करेंगे, बैक ईएमएफ को V माइनस आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग भी और आर्मेचर भी सीरीज में है, तो वहां पर जो आई आर क्या वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है ना, ये जैसे जैसे लोड बढ़ेगा ये भी बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा आर्मेचर करंट बढ़ेगा,
आर्मेचर करंट बढ़ेगा, IR80 वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसे फील्ड वाइंडिंग सीरीज में है, उसमें भी लॉसेज होंगे क्योंकि ये तो आर्मेचर की है। प्लस अगर मैं ये भी कर दूं, ये भी तो सीरीज में ही है, तो लॉसेज जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी आर्मेचर करंट की, ये लॉसेज बढ़ते जाएंगे और इसके बढ़ने से जो बैक ईएमएफ है वो कम हो जाएगी, कम होगी ना, ये कम हो जाएगी और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑटोमेटिकली स्पीड भी कम हो जाएगी। जैसे v की वैल्यू कम होगी ऐसे ही स्पीड की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। स्टार्टिंग की बात करें कि आर्मेचर करंट कम है तो स्पीड बहुत ज्यादा है, मैंने जैसे बताया ना स्टार्टिंग में स्पीड बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे लोड डलता जाएगा v की वैल्यू कम होती जाएगी और स्पीड भी कम होती जाएगी, ये नीचे आती चली जाएगी। आर्मेचर करंट बढ़ता चला गया, यहाँ पे आर्मेचर की वैल्यू आ गई है, स्पीड भी यहाँ से यहाँ तक है। तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ेगी लोड के साथ साथ वैसे ही स्पीड भी कम होती चली जाएगी। वही चीज मैंने बताई है, बिना लोड के कभी भी सीरीज मोटर को नहीं चलाना है। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे आप उसकी स्पीड अंडर कंट्रोल आती हुई चली जाएगी। ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक स्पीड वर्सेस टॉर्क, ये वही चीज जैसे मैंने बताई, हम आर्मेचर करंट से टॉर्क को रिप्लेस कर सकते हैं, जो बड़ा कर्व इस पर करेंगे वही से इसका। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर, जिसमें डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने की। और तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशन, स्पीड और आर्मेचर करंट का रिलेशन, और स्पीड और टॉर्क के बीच का रिलेशन। शंट मोटर के लिए ये ग्राफ होंगे और डीसी